गुड इवनिंग एंड वेलकम टू हरियाणा स्टडी आईक्यू। स्वागत है आपका हरियाणा स्टडी आईक्यू के चैनल पर। हरियाणा स्टडी आईक्यू के चैनल पर ये हमारी द्रोण सीरीज में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अंजनी धर द्विवेदी और द्रोण सीरीज के इस लेक्चर सीरीज में हम लोग पहुंच चुके हैं फंडामेंटल राइट्स पर। जी हाँ, फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं क्या होती हैं, इसके इंपॉर्टेंस क्या होती हैं, की सीमाएं क्या होती हैं, आज के इस लेक्चर में हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो कि मेंस एग्जामिनेशन में लगातार आपसे प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते रहे हैं कि आखिर फंडामेंटल राइट्स को लेकर क्या चीजें आपको पता होनी चाहिए, फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस क्या है, फंडामेंटल राइट्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है और फंडामेंटल राइट्स की क्या लिमिटेशंस हैं, किन बेसिस पर हम उनके सीमाओं को पढ़ते हैं, वो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि हमारा हरियाणा पीसीएस को लेकर एचपीएससी एचसीएस 2025-26 को लेकर हमारा ये जो इनिशिएटिव है आपके मेंस कोर कंटेंट को लेकर, वो द्रोण सीरीज के थ्रू हम लोग आप तक पहुंचा रहे हैं। मैं उसमें पॉलिटी सब्जेक्ट को आपके साथ यहाँ पर कर रहा हूँ और उसके साथ साथ हमारी जो प्रीलिम्स एग्जाम को लेकर हमारी जो सीरीज है, जो डेडिकेटेड सीरीज है, दैट इज कुरुक्षेत्र। और ये जो कुरुक्षेत्र सीरीज है, इसमें एमसीक्यू के फॉर्म में हम लोग आपके साथ यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हम लोग चीजें आपके एमसीक्यू फॉर्म में आपके लिए लेकर आते हैं। ठीक है, द्रोण सीरीज के लेक्चर्स आपको वीक के पहले 3 दिनों में मिलते हैं और उसके साथ साथ इस वीक आपको लेक्चर नहीं मिल पाया था। ठीक है, लेकिन हमारी जो कुरुक्षेत्र सीरीज होती है, कुरुक्षेत्र सीरीज के लेक्चर्स आपको दोपहर में 12 बजे थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे को मिलते हैं। 3 दिन 3 लेक्चर्स मिलते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी इस इनिशिएटिव की। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हमारा लाइव प्री प्लस मीन्स जो हमारा निश्चय फाउंडेशन बैच नंबर 10 है, जो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 7 अप्रैल से, अभी उस बैच की क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो यदि आप एनरोल करना चाहते हो, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाइए या स्टडी आईक्यू की एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, हमारे कोर्सेज तक पहुंच सकते हैं और हमारे कोर्सेज को ज्वाइन कीजिए और हम मिलेंगे आपसे लाइव क्लासेस पर। क्यों कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहिए? इन कोर्सेज में आपको मिल रहा है 1000+ लाइव लेक्चर्स। जी हाँ, 1000+ लाइव लेक्चर्स हैं। हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट्स हैं। हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन नोट के साथ साथ हिंदी और इंग्लिश में ही क्रक्स आपको प्राप्त हो जाते हैं। वीकली करंट अफेयर की क्लासेस है, स्टेट स्पेसिफिक स्पेशल फोकस है, सी सेट का स्पेशल कवरेज है, कॉम्प्रहेंसिव कवरेज है। उसके अलावा आपको यहाँ पर चीज़ें मिलती हैं, हिंदी का पूरा स्पेशल कवरेज है। ऐसे ढेर सारे फीचर्स हैं जो आपकी तैयारी को आसान बनाते हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको एक 1-to-1 मेंटरशिप गाइडेंस प्रोग्राम भी यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू अपने मेंटोर के साथ आप क्या कर सकते हैं, अपनी सारी चीज़ों को डिस्कस कर सकते हैं। सारी चीज़ों को, जो भी आपकी एकेडमिक नॉन एकेडमिक समस्याएं हैं, उनको वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, उनसे शेयर कर सकते हैं, उनको रिजॉल्व कर सकते हैं। उसके अलावा जो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस है, वो आपके स्टेट पीसीएस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही एक इसेंशियल पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। तो वो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपकी पहले दिन की क्लास से ही थ्रू क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको दी जाती है। आपको क्वेश्चंस दिए जाते हैं, आप क्वेश्चन लिखते हो, क्वेश्चन को एक सर्टेन प्लेटफॉर्म पर आपको आंसर भेजने होते हैं, वो आंसर आपके चेक होते हैं, उसमें रिमार्क्स भी दिए जाते हैं, उसमें क्या सुधार होना चाहिए, क्या आपने अच्छा किया है, किस चीज़ को आपको बैक करना चाहिए, किस चीज़ को आपको और रिफॉर्म करना चाहिए, सारी बातें वहाँ पर आपको बताई जाती हैं। और इस तरीके से स्टेट पीसीएस लाइव प्री प्लस मेंस जो निश्चय फाउंडेशन बैच है, ये आपकी प्रिपरेशन को लेकर बहुत शानदार बैच है। यदि आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो जल्दी से जाइए स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर, स्टडी आईक्यू के एप्लीकेशन पर और स्टेट पीसीएस के कोर्सेज को एक्सप्लोर कीजिए। स्टेट पीसीएस के कोर्सेज में आप अपना स्टेट हरियाणा सेलेक्ट करिएगा और हरियाणा स्टडी आईक्यू, हरियाणा पीसीएस का जो कोर्स है उसको आप परचेज कर सकते हैं। मेरा कोड यूज़ करिएगा, दैट इज ANJ लाइव, जो आपको स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा है। इस कोड को यदि आप यूज़ करते हैं तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है। ठीक है, और इस मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ कोर्स आपको बहुत कम प्राइसेस पर मिल रहे हैं। जितने सारे फीचर्स हैं उस बेसिस पर कोर्सेज का प्राइस बहुत ही कम है। ठीक है, तो देर मत करिए और निश्चय फाउंडेशन बैच नंबर 10 से जुड़ने के लिए जल्दी से जाइए और एनरोल कीजिए। और उसके बाद मैं मिलूंगा आपको लाइव क्लासेस में। ठीक है, लाइव क्लासेस में आपका इंतजार रहेगा। थैंक यू। चलते हम अपने आपके आज के पार्ट पर। आज का हमारा पार्ट क्या है? मूल अधिकार, विशेषताएं, महत्व एवं सीमाएं। जब हम बात करते हैं सबसे पहले मूल अधिकारों की, तो मूल अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक आपको दिखाई देते हैं। जब हम बात करें कि अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिखाई देते हैं, उनमें आपको कुछ महत्वपूर्ण चीजें समझनी होंगी। क्या है वो महत्वपूर्ण चीजें? यहां पर देखते हैं सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द फंडामेंटल राइट्स आर द राइट्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट्स, द क्लेम्स ऑफ द सिटीजन अगेंस्ट द स्टेट। ये क्या है? राज्यों के, नागरिकों के दावे हैं। ठीक है, नागरिकों के क्या है? दावे हैं। क्लेम्स ऑफ द स्टेट, क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस हैं बट अगेंस्ट द स्टेट है। ठीक है, क्लेम्स ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट।
ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे, इट्स अ क्लेम्स, ठीक है, इट्स अ क्लेम्स ऑफ सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्यों के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं ये, ठीक है। और जब हम बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स की, तो देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट अर्लियर इन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन देयर वर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स, बट राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स। संपत्ति का अधिकार अब राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि राइट टू प्रॉपर्टी दैट मीन्स संपत्ति के अधिकार को हमने क्या किया है, खत्म कर दिया है, और उसको हमने शिफ्ट कर दिया है लीगल राइट्स पर। नाउ राइट टू प्रॉपर्टी इज नॉट अ फंडामेंटल राइट्स, इट्स अ लीगल राइट अंडर आर्टिकल 300A। 300A के तहत हमने उसको क्या बना दिया है, 300A के तहत हमने उसको बना दिया है लीगल राइट। तो एक दिमाग में और भी आपके आ रहा होगा कि सर डिफरेंस क्या है, डिफरेंस बिटवीन द लीगल राइट्स एंड द फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द सुप्रीम, बट लीगल राइट्स आर नॉट गारंटेड, ठीक है। लीगल राइट्स को गारंटी नहीं दी गई, लीगल राइट्स को गारंटी नहीं दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, लेकिन फंडामेंटल राइट्स जो है वो गारंटेड हैं, सिक्योर्ड हैं, उनको सुरक्षा प्रदान की गई है, उनको गारंटी दी गई है। और उसमें कहा गया है in case of the violation of your fundamental rights you have a right to approach direct to the supreme court। आपको कहा गया है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है, ऐसी स्थिति में आपके पास सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता है। अंडर आर्टिकल 32 यू हैव अ राइट टू अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट, यू हैव अ राइट टू अप्रोच डायरेक्ट टू द सुप्रीम कोर्ट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल। So there is a basic difference between the legal rights and fundamental rights, जो ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स की यदि हम बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ये भी देख रहे हैं कि अभी वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स ही आपको दिखाई दे रहे हैं। 7वां फंडामेंटल राइट जो था वो अभी वर्तमान में आपको भारतीय संविधान में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। क्यों दिखाई नहीं देता उसकी कहानी मैंने आपको बता दी। अब यदि हम सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात कर रहे हैं, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ते समय हमको यहाँ पर क्या देखना है, हमको यहाँ पर देखना है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फंडामेंटल राइट्स देखते समय कि भैया आपके मूल अधिकार की विशेषताएं क्या है, ठीक है, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। तो मूल अधिकारों की विशेषताओं से संबंधित यदि हम बात कर रहे हैं, तो पहली चीज हमको क्या दिखाई दे रही है, पहली चीज आपको दिखाई दे रही है मौलिक अधिकारों की विशेषताओं में कि कुछ नकारात्मक है जबकि अन्य सकारात्मक है, ठीक है। some fundamental rights negative, some fundamental rights are negative while others are positive। कुछ क्या है, कुछ आपके नेगेटिव हैं और कुछ कैसे हैं, कुछ आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। जब हम बात कर रहे हैं कि कुछ नेगेटिव्स हैं, तो हम यहां पर एग्जांपल देके भी समझेंगे कि कौन से नेगेटिव हैं और कौन से पॉजिटिव हैं, ठीक है। हमने यहां पर अभी कहा है कि कुछ नकारात्मक हैं जबकि कुछ सकारात्मक हैं। जब हम बात करते हैं नेगेटिव फंडामेंटल राइट्स की, तो वो फंडामेंटल राइट्स होते हैं जो किसी ना किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट करता है, किसी ना किसी चीज को सीमित करता है, किसी ना किसी चीज को रोकते हैं, ठीक है। तो जब कोई फंडामेंटल राइट्स किसी चीज को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, किसी चीज को रोक रहा है, किसी चीज को सीमित कर रहा है, तो हम कहेंगे इट्स अ नेगेटिव राइट्स, नेगेटिव, ठीक है। और जब वो किसी चीज को अलाउ कर रहा है, कोई राइट प्रोवाइड कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ पॉजिटिव राइट्स। तो हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपके नेचर के कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव भी हैं और उसके साथ साथ नेगेटिव भी हैं। इसका एग्जांपल भी हम लोग यहाँ पर समझेंगे कि कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव। जैसे यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर आपको कुछ पॉजिटिव दिखेंगे और कुछ नेगेटिव दिखेंगे। यदि मैं सबसे पहले बात करूँ पॉजिटिव फंडामेंटल राइट्स की, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन, आपको कुछ प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है। मतलब राइट टू, जब इन्फॉर्मेशन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर क्या कह रहा है वो, राइट टू इन्फॉर्मेशन के कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है यू हैव अ राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन अबाउट सर्टेन इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थानों के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। मतलब वो कुछ ना कुछ आपको प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू हाउसिंग, जैसे राइट टू शेल्टर की यदि हम बात करते हैं तो राइट टू शेल्टर इज ऑल्सो अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21, ठीक है। फिर राइट टू सोशल सिक्योरिटी, राइट टू द कंज्यूमर्स, राइट रिलेटिंग टू द फूड, राइट रिलेटिंग टू हेल्थ, राइट टू वुमेन्स, राइट ऑफ द चिल्ड्रंस। इनमें से कई ऐसे हैं जो आपके आर्टिकल नंबर 21 के अंतर्गत आपको प्रोवाइड हो जाता है। स्पेशली ये फंडामेंटल राइट्स में अलग से मेंशन नहीं है, लेकिन इनमें से कई ऐसे हैं
जो अलग से आपको आर्टिकल 21 में बाय द प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू आपको मिले हुए। जैसे आर्टिकल 21 की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 में वैसे तो हम क्या देखते हैं, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, बट उस राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की इतनी प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन हुई है, इतनी प्रगतिशील व्याख्या हुई है कि वर्तमान में मोर देन 35 अप्रोक्सीमेटली 35 के आसपास जो आपके इंटरप्रिटेशन है उसमें अलग अलग प्रकार के राइट्स आपको मिल जाते हैं। राइट टू शेल्टर है, राइट टू लाइवलीहुड है, राइट टू इंफॉर्मेशन है, राइट टू वर्क है, ठीक है, उसके अलावा राइट टू प्राइवेसी है, राइट अगेंस्ट द इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, राइट टू एजुकेशन भी है। तो ऐसे बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको हमने एक प्रोग्रेसिव इंटरप्रिटेशन के बेसिस पर लोगों को क्या किया है, प्रोवाइड करा है। नेगेटिव की बात करें तो राइट टू फ्रीडम, राइट टू लिव विथ डिग्निटी, राइट्स रिलेटिंग टू जस्टिस, राइट अगेंस्ट टॉर्चर, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं आपको कुछ ऐसी चीजें दी गई हैं जहां पर सरकार को आप क्या करते हो, रेस्ट्रिक्ट करते हो। जैसे आपका आर्टिकल 14 कह रहा है कि राइट टू, आर्टिकल जो 14 है वो कह रहा है इक्वेलिटी बिफोर लॉ, ठीक है, हम कह रहे हैं समता का अधिकार। तो जब हम समता के अधिकार की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द राइट टू इक्वेलिटी, तो राइट टू इक्वेलिटी में इक्वेलिटी बिफोर लॉ एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि वो कैसा है, वो एक प्रकार का नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि वो सरकार को क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है। ठीक है, मतलब आप यहां पर सीधा सीधा ये समझिएगा कि ऐसी चीजें जो राज्य के प्राधिकार को कम करते हो, ऐसे आर्टिकल्स जो राज्य के प्राधिकार को कम करते हो, यहां पर यदि मैं समझाने का प्रयास करूं आपको, तो यहां पर आप समझिएगा पॉजिटिव राइट्स की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव राइट्स, और एक है नेगेटिव राइट्स। पॉजिटिव और नेगेटिव अभी हमने देखा यहां पे, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स। तो पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स में आपको क्या दिखाई देगा, पॉजिटिव और नेगेटिव राइट्स में आपको दिखाई देगा ऐसे राइट्स जो व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करते हो, व्यक्तियों को सुविधा प्रदान कर रहे हैं, व्यक्तियों को सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे फैसिलिटीज टू द पीपल, ठीक है। तो ऐसे राइट्स जो व्यक्तियों को कुछ ना कुछ राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं, उनको हम कहेंगे कि इट्स अ पॉजिटिव राइट्स। और दूसरी तरफ नेगेटिव वो होंगे जो राज्य के प्राधिकार को कम करते हो, राज्य के प्राधिकार को कम करते हो, ठीक है। बहुत सारे राइट्स ऐसे हैं जो स्टेट की अथॉरिटी को कम करते हैं, स्टेट की अथॉरिटी को, जैसे आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 21, ऐसे बहुत सारे राइट्स हैं जो आपके स्टेट की अथॉरिटी को कम कर देते हैं, स्टेट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, राइट को सीमित कर देते हैं, राज्य के प्राधिकार को कम कर देते हैं। तो ऐसे अधिकार जो राज्य के प्राधिकार को कम करते होंगे उनको हम नेगेटिव राइट्स के अंतर्गत क्या करेंगे, काउंट। तो जब हम विशेषताएं पढ़ रहे हैं तो विशेषताओं में पहली चीज हमने यही देखी है, कुछ नकारात्मक है जबकि कुछ क्या है, जबकि कुछ सकारात्मक है, ठीक है। सम आर नेगेटिव्स व्हाइल अदर्स आर पॉजिटिव, ठीक है। अगली चीज लिखी गई है, ये न्याय संगत है, ठीक है, न्यायोचित है, दैट मीन्स दीज आर जस्टिफेबल या दीज आर जस्टिफाइड। When we said the fundamental rights are justiciable, what is the meaning of justiciable? ये justiciable का meaning क्या है? जब हम कहते हैं कि fundamental rights are justiciable, that means we have a right to approach the court for the implementation or for the violation, ठीक है। जब हम बात करते हैं कि ये justiciable हैं, हिंदी में जब हम कहते हैं वाद योग्य हैं, ठीक है, प्रवर्तनीय हैं, न्याय योग्य हैं, न्यायोचित हैं, इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही है, and that is we have a right to approach the court for the implementation of the fundamental rights in case of the violation of your fundamental rights। इसका मतलब यही है कि हम इनको लागू कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं और इनके वायलेशन के मामले पर भी हम कोर्ट जा सकते हैं। यदि मूल अधिकार का उल्लंघन हो रहा है, मूल अधिकार सीमित किए जा रहे हैं,
मूल अधिकार लागू नहीं किए जा रहे हैं, आपके मूल अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, देन वी हैव अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट। देन हम उनको कहेंगे कि भैया आपके मूल अधिकार क्या है, जस्टिसेबल हैं। तो वो क्या है, न्यायोचित हैं। इन्हीं के लिए एक और वर्ड यूज होता है, वाद योग्य है। कैसे हैं, वाद योग्य है, प्रवर्तनीय है, प्रवर्तनीय है। हिंदी में क्या यूज होता है, इंग्लिश में क्या यूज होता है, इनफोर्सेबल, इनफोर्सेबल, क्या, प्रवर्तनीय। ठीक है, फिर है उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटीकृत है, गारंटीड बाय द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, आर्टिकल नंबर 32। ठीक है, अगली विशेषता है कि वो क्या है, आपके न्यायालय के द्वारा गारंटीकृत है। अब यहां पर आप बात करिएगा, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, मूल अधिकार मूल क्यों हैं या मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं, उनका जवाब भी यहीं पर मिलता है कि मौलिक अधिकार मौलिक क्यों हैं। वहां पर यह चीज निकल के आती है, बिकॉज फंडामेंटल राइट्स आर गारंटेड बाय द सुप्रीम कोर्ट। क्योंकि ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं, ये जो मूल अधिकार हैं, ये गारंटीकृत हैं, इनको गारंटी दी गई है। एंड द फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द कंप्लीट डेवलपमेंट ऑफ द पीपल्स, लोगों के संपूर्ण विकास के लिए, लोगों के एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है, एसेंशियल है, महत्वपूर्ण है। इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इसलिए इनको मौलिक कहा जाता है। जब ये क्वेश्चन आता है कि व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर फंडामेंटल, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं उस पर। तो यहां पर भी आपको ध्यान रखना है कि मूल अधिकार क्या है, उच्चतम न्यायालय द्वारा गारंटीकृत है। यहां पर स्पेशली आपको आर्टिकल 32 ध्यान में रखना है। जब बस आप उसको एलिबोरेट करोगे तो आप वहां पर लिखोगे कि आर्टिकल 32 प्रोवाइड द रेमेडीज टू द फंडामेंटल राइट्स। अनुच्छेद 32 जो है मूल अधिकारों को उपचार प्रदान करता है दोस्तों। और मूल अधिकार जब आपके फंडामेंटल राइट्स को उपचार प्रदान करता है, रेमेडीज प्रोवाइड करता है, तो रेमेडीज प्रोवाइड करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार है कि यदि आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, 5 टाइप्स की रिट जारी कर सकता है। और ये 5 टाइप्स की रिट यदि जारी की जाती हैं, ये 5 टाइप्स की रिट यदि जारी की जाती हैं, जिनमें से हैबियस कॉर्पस है, मैंडेमस है, सर्सियोररी है, प्रोहिबिशन है, और उसके साथ साथ क्यू वारंटो, दीज 5 टाइप्स ऑफ रिट आर द रेमेडीज टू योर फंडामेंटल राइट्स। आपके मूल अधिकारों की उपचारिता है, वो मूल अधिकारों का उपचार है। ठीक है, अगली विशेषता क्या कह रही है, अगली विशेषता कह रही है किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन। फंडामेंटल राइट्स में आप एक राइट्स देखते हैं, कौन सा, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम कहां दिखता है, ये फ्रॉम द आर्टिकल 25 टू 28। इस आर्टिकल 25 टू 28 में जो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम है, ये जो राइट्स हैं, दीज राइट्स आर फॉर ऑल द रिलीजन्स, ये सारे धर्मों के लोगों के लिए। एंड राइट टू रिलीजियस फ्रीडम प्रोटेक्ट द सेक्युलरिज्म। ठीक है, ये हमारे धर्म निरपेक्षता को क्या करता है, सिक्योर करता है। हमारी जो सेक्युलरिज्म है, हमारा जो एक इंपॉर्टेंट फीचर है हमारे भारत का, उस भारत के इंपॉर्टेंट फीचर को प्रोटेक्ट करता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, जिसमें आर्टिकल 25 है, आर्टिकल 26 है, 27 है, 28 है, ये चार के चारों आर्टिकल्स कहीं ना कहीं देश के सेक्युलरिज्म को, देश के धर्मनिरपेक्षता को क्या करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको संरक्षित करते हैं। ठीक है, तो यहां पर सीधे लिखा गया है किसी विशेष धर्म से संबंधित नहीं है, नॉट रिलेटेड टू एनी पर्टिकुलर रिलीजन, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है, देयर आर राइट टू रिलीजियस फ्रीडम फ्रॉम द आर्टिकल 25 टू 28, बट दीज राइट्स आर फॉर ऑल द रिलीजन्स, ये सबके लिए। एंड ऑल द रिलीजियस कम्युनिटीज, the followers of all the religious communities have a right to practice and propagate your particular religion। आपके हर एक व्यक्ति के नागरिक, हर एक धर्म के नागरिक को, हर एक धर्म के फॉलोवर्स को अपने धर्म की प्रैक्टिस करने और उसको प्रोपेगेट करने का राइट दिया गया है, आर्टिकल 25। वहां पर कंसाइंस भी है आपके पास, अंतर कह सकते हैं उसको, अंतःकरण की स्वतंत्रता है, धर्म को मानने की स्वतंत्रता है, और धर्म का प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ठीक है, आगे यदि हम और विशेषताओं की यदि हम बात करें, और विशेषताओं को यदि हम समझने का प्रयास करते हैं, तो
उन विशेषताओं में आपको क्या देखने को मिलेगा वो हम लोग यहाँ पर अब समझेंगे। उन विशेषताओं को हमको क्या मिलेगा उनको यदि हम समझने का प्रयास करें तो और विशेषताओं के अंतर्गत यहां पर आप देखेंगे मौलिक अधिकारों की विशेषताओं के संदर्भ में बात कर रहे हैं। तो यहां पर सबसे पहले कहा गया कि जो मौलिक अधिकार हैं ये मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 एवं 21 के सिवाय सभी मौलिक अधिकारों का निलंबित किया जा सकता है, मतलब उसका उनका सस्पेंशन हो सकता है। ठीक है, दरअसल बात यह है यहां पर याद रखेंगे आप आपातकाल के दौरान निलंबन, आपातकाल के दौरान निलंबन। जब हम आपातकाल के दौरान निलंबन की बात करते हैं, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो ये सबसे पहले तो याद रखिएगा ओनली इन केस ऑफ एक्सटर्नल इमरजेंसी, सिर्फ और सिर्फ तब होता है जब एक्सटर्नल इमरजेंसी हो, मतलब इमरजेंसी या तो युद्ध के आधार पर घोषित की गई हो या तो बाह्य आक्रमण के आधार पर घोषित की गई हो, तभी ऐसा होगा। दूसरी चीज, ये इमरजेंसी की बात आई, कौन सी इमरजेंसी की? आर्टिकल 352 की बात हो रही, यानी कि नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही। और 352 के बाद भी यहां पर दो आर्टिकल आपको दिखाई देंगे, दैट इज 358 पहला और दूसरा दिखाई देगा आपको 359। जब 358 की बात आएगी तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 19 का सस्पेंशन होगा। क्या होगा? सस्पेंशन। मतलब सीधा सीधा वो कह रहा है कि आर्टिकल 352 आएगा तो उसके साथ में आर्टिकल 358 भी आएगा और 358 के आते ही आर्टिकल 19 नहीं रहेगा, आर्टिकल 19 का सस्पेंशन हो जाएगा। ठीक है, दैट मींस ये कहा जा रहा है कि अनुच्छेद 352 के लागू होते ही ऑटोमेटिक स्वतः ही अनुच्छेद 358 भी लागू हो जाएगा। देयर इज नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 358। आर्टिकल 358 ऑटोमेटिक इंप्लीमेंट होगा आफ्टर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ आर्टिकल 352। अनुच्छेद 352 के लागू होते ही अनुच्छेद 358 भी लागू हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ अनुच्छेद 358 के लिए हमको क्या जरूरत पड़ेगी? इसको लागू करने के लिए एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, एक राष्ट्रपति के ऑर्डर की जरूरत पड़ेगी, राष्ट्रपति का आदेश चाहिए होगा। अब ये जो राष्ट्रपति का आदेश चाहिए, इसके साथ ही क्या होगा? अनुच्छेद 359 क्या हो जाएगा? लागू होगा। और अनुच्छेद 359 के लागू होने पर जो रेमिडीज होती हैं, रेमिडीज आर सस्पेंडेड। रेमिडीज क्या हो जाएंगी? सस्पेंडेड हो जाएंगी। ठीक है, रेमिडीज यानी उपचारिता, उपचार। और यहां पर याद रखिएगा ओनली आर्टिकल 20 एंड 21 ये आपके क्या होंगे? इन पर अभी रेमिडीज अवेलेबल होंगी बस। इनके लिए उपचारिता उपलब्ध होगी। जैसे हम कई बार वर्ड यूज करते हैं कि 20 और 21 को छोड़कर सारे फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, ये गलत बात है। इस भाषा का यूज नहीं करना है। हम क्या कहेंगे? अनुच्छेद 359 के लागू होते ही, आर्टिकल 359 के लागू होते ही हमारे न्यायालय जाने के अधिकार निलंबित हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि मूल अधिकार निलंबित हो जाते हैं, हमारे सारे फंडामेंटल राइट एग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, हम उनको प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बट इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स यू हैव नॉट अ राइट टू अप्रोच द कोर्ट। आपके पास उस टाइम पे जब अनुच्छेद 359 लागू है, उस टाइम पे आपको न्यायालय जाने का अधिकार नहीं रहेगा। एक्सेप्शन है 20 और 21। 20 और 21 के मामले पर आप कोर्ट जा सकते हैं, बट बाकी के फंडामेंटल राइट्स के वायलेशन पर आपके पास कोर्ट जाने का अधिकार नहीं होगा। बाकी के फंडामेंटल राइट्स को लेकर आप कोर्ट नहीं जा पाएंगे, बट 20 और 21 के कॉन्टेक्स्ट में आपको उस समय भी रेमिडीज अवेलेबल होंगी।
ठीक है, 20 और 21 को लेकर उस टाइम पर भी आपको रेमेडीज क्या होंगी, अवेलेबल हो जाएंगी। ओके, तो ये तो बात हो गई आपके निलंबन को लेकर। अब क्या थी विशेषता, उसके बाद अगली विशेषता क्या है, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 31B एवं अनुच्छेद 31C द्वारा इनका निर्बंधन है। किसका निर्बंधन है, आपके फंडामेंटल राइट्स का। लेकिन फंडामेंटल राइट्स का किसमें, 31A में तो सीधा सीधा किससे जुड़ा हुआ था, राइट टू प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ, राइट टू प्रॉपर्टी से। 31B में जो है वो 9th शेड्यूल वाली बात है, ठीक है, कि 9th शेड्यूल में आर्टिकल 31B ये कह रहा है कि कोई भी कानून, कोई भी लॉ, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी एक्ट यदि आप पारित करके उसको आर्टिकल 31B के अंतर्गत डाल दो, यानी कि 9वीं अनुसूची में डाल दो, तो फिर उसका रिव्यू नहीं होता है। लेकिन अब कहानी बदल चुकी है। एक केस आया था, केशवानंद भारती वर्सेस केरला स्टेट का मामला 24 अप्रैल 1973 का, और उसके बाद ये हो गया है कि ऐसे कोई केसेस, ऐसे कोई एक्ट, ऐसे कोई रेगुलेशन, ऐसे कोई लॉ, कोई रूल्स जो 24 अप्रैल 1973 के पहले, 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि किसी चीज को, 24 अप्रैल 1973 के पहले यदि आपने उसको कहां रखा है, यदि आपने उसको 9 शेड्यूल में डाला है तो उसका रिव्यू नहीं होगा। लेकिन कोई चीज यदि आप 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में डाल रहे हैं, उनका इस आधार पर रिव्यू हो सकता है कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहे हैं। अगला क्या है, सशस्त्र बलों, पुलिस, गुप्तचर तथा ऐसी संस्थाओं से संबंधित सेवाओं के क्रियान्वयन पर संसद द्वारा निर्बंधित किया जा सकता है। मूल अधिकारों का निर्बंधन भी है, आर्टिकल 33, अनुच्छेद 33 में आर्म्ड फोर्सेस, नेवी हो, आर्मी हो, एयरफोर्स हो, उनके मेंबर्स के फंडामेंटल रिस्ट्रिक्ट किए जाता है। आर्मी एक्ट 1950 है, ठीक है, एयरफोर्स एक्ट 1950 है। इसके बेसिस पर आपके आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। बट ओनली पार्लियामेंट हैव अ पावर टू रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स के फंडामेंटल राइट्स को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए जो लॉ फॉर्मेशन का पावर है वो सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को दिया गया है। तो आर्टिकल 33 में ये चीज हो जाती, मतलब वहां पर भी फंडामेंटल राइट्स क्या हो रहे हैं, थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और आगे यदि हम बढ़े तो मूल अधिकारों की विशेषताओं के कॉन्टेक्स्ट में और चीजें हम देखने का प्रयास करेंगे। यहाँ पर मूल अधिकारों के आपके विशेषताओं के संदर्भ में हम कुछ और यदि देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर क्या पाएंगे हम लोग, यहाँ पर पाएंगे कुछ और विशेषता। जैसे ये देखिए क्या है यहाँ पर विशेषता, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल नागरिकों के लिए, ठीक है, कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो केवल और केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ मौलिक अधिकार ऐसे हैं जो नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए। ये भी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है, इंपॉर्टेंट फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स में स्पेशली यहां पर कह दिया गया है कि कुछ अधिकार केवल नागरिकों के लिए हैं, जबकि कुछ अधिकार क्या है, नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध है। जब हम ये कहते हैं सम राइट्स आर अवेलेबल ओनली फॉर सिटीजन, तो जब हम ये कहते हैं ओनली टू द सिटीजन, यहाँ पर याद रख लीजिएगा आर्टिकल 15, 16, 29 और 30 ये किसके हैं, ओनली फॉर सिटीजन, केवल नागरिकों के लिए। एंड रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स 15, 16, 19, 29, 30 को छोड़कर बाकी के बचे हुए जो अनुच्छेद हैं वो आपके नागरिक और गैर नागरिकों दोनों के लिए क्या है, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। रेस्ट ऑफ द आर्टिकल्स अपार्ट फ्रॉम दीज, रेस्ट ऑफ द आर्टिकल जो हैं वो है फॉर ऑल, मतलब सभी के लिए उपलब्ध है, ठीक है। अगली विशेषता क्या कह रही है, ये आत्यंतिक नहीं है लेकिन वाद योग्य है, एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट नहीं है, एक्सट्रीम नहीं है, ठीक है, एक्सट्रीम नहीं है या एब्सोल्यूट नहीं है। इसका मतलब ये कि ऐसा नहीं कि हमेशा उपलब्ध रहेंगे भाई, ये क्या होगा, इनमें रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, युक्त निर्बंधन लगाए जा सकते हैं। जैसे आर्टिकल 19 है तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं हैं, लेकिन उन 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं में क्या है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, युक्त निर्बंधन है,
ठीक है, मतलब उन पे क्या किया जा सकता है, रेस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं, वो एब्सोल्यूट नहीं है, लेकिन हाँ डिबेटेबल है। ठीक है, फिर क्या है, ये राज्य की स्वेच्छाकारी कार्यवाहियों के विरुद्ध है। ठीक है, राज्य की स्वेच्छाकारी कार्यवाहियों के क्या है, विरुद्ध है। ऐसा क्यों कह रहे हैं हम? ऐसा हम लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये राज्य की स्वेच्छाकारी कार्यवाही मतलब सरकार जहां पर आर्बिट्ररी एक्शन लेने वाली है, वो जो आर्बिट्ररी एक्शन है गवर्नमेंट के, उनके अगेंस्ट है। क्योंकि जब आपने फंडामेंटल राइट्स की डेफिनेशंस पढ़ी थी, वहीं पर आपने कहा था कि राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स आर द क्लेम ऑफ द सिटीजंस अगेंस्ट द स्टेट, लाइक आर्टिकल 14, लाइक आर्टिकल 15। गवर्नमेंट चाह कर भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती क्योंकि उसको प्रोहिबिट किया गया। आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, सरकार अनटचेबिलिटी के बेसिस पर कोई कानून नहीं बना सकती। हाँ, अनटचेबिलिटी को प्रोहिबिट करने के लिए कोई कानून बनेगा क्योंकि कोई सरकार ने रोक दिया आपको। आर्टिकल 14, इक्वालिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो सरकार चाहे कर भी ऐसा कोई कानून नहीं बना सकती है जी हाँ, जहां पर लॉ के बेसिस पर एक क्या मिल रहा हो, एक डिस्क्रिमिनेशन मिल रहा हो। ठीक है, तो ये कहां मिल जाएगा, ये वाली विशेषता मिल जाएगा। कुछ निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपलब्ध हैं, ये भी याद रखिएगा। राज्य की स्वैच्छिक कार्यवाहियों के विरुद्ध है और कुछ प्राइवेट पर्संस के लिए भी क्या है, उसके विरुद्ध भी क्या है, उपलब्ध है। ठीक है, इसके अलावा कुछ फंडामेंटल राइट्स की विशेषता हम और देख सकते हैं। एक विशेषता और भी लिख सकते हैं, स्वतः लागू होते हैं। क्या होता है, स्वतः लागू होते हैं, मतलब ये ऑटोमेटिक इंप्लीमेंटेड है, इनको लागू करने की किसी प्रकार के लॉ फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है। देयर इज नो नीड फॉर द लेजिस्लेशन, या देयर इज नो नीड of the legislation for the implementation of the fundamental rights। फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए किसी प्रकार के कानून की आवश्यकता नहीं है, वो ऑटोमेटिक ही इंप्लीमेंट होते हैं। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ जाते हैं, आगे क्या कहा गया है, कुछ और विशेषताएं हैं। ठीक है, उनको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। और विशेषताएं क्या कहती हैं, तो इनको यदि हम देखने का प्रयास करें आखिरी में, तो ये कुछ विशेषताएं और हैं। क्या कहा गया, मार्शल लॉ सैन्य शासन के दौरान निर्बंधित किया जा सकता है। ठीक है, यहां पर क्या कहा गया है, मार्शल लॉ के दौरान निर्बंधित किया जा सकता है, मतलब कैन बी बैंड ड्यूरिंग मार्शल लॉ। मिलिट्री रूल्स हैं, मिलिट्री रूल्स के दौरान भी क्या किया जा सकता है, निर्बंधित किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। आर्टिकल 34 यहां पर आप लिख सकते हैं, आर्टिकल 34 आपने पढ़ा हुआ है। अनुच्छेद 34, अनुच्छेद 34 के बेसिस पर आपके जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं ड्यूरिंग मार्शल लॉ। जब आपके यहाँ सैन्य शासन चल रहा है, आर्मी रूल चल रहा है, तो आर्मी रूल के टाइम पर इनको क्या किया जा सकता है, बैन किया जा सकता है। ठीक है, अगला है अल्पसंख्यकों को कुछ विशेष सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है। आर्टिकल 29 एंड 30। आर्टिकल भी मेंशन करें आप, यदि आप आर्टिकल मेंशन करते हैं तो आपके आंसर का वजन थोड़ा सा बढ़ जाएगा। वजन बढ़ने का मतलब है कि वो चीज क्या होगी, आपके लिए वैल्यू ऐड करेगी आपके आंसर पर। ठीक है, आर्टिकल 29 क्या कहता है, इंटरेस्ट या प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की बात होती। और जब हम बात करते हैं अल्पसंख्यकों के हितों की संरक्षण की, अगला क्वेश्चन आता है हाउ हाउ वी कैन प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। तो आर्टिकल 30 उसका जवाब देता है, आप अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण के लिए, उनकी भाषा के संरक्षण के लिए, उनकी लिपि के संरक्षण के लिए, उनकी संस्कृति के संरक्षण के लिए माइनॉरिटी जो है अपने लिए क्या कर सकते हैं, एक स्टैब्लिश कर सकते हैं और उसको एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं, उसको स्थापित कर सकते हैं और उसका प्रशासन भी कर सकते हैं अंडर आर्टिकल 30। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स की विशेषताओं में आप ये भी लिख सकते हैं कि ये आपके अल्पसंख्यकों के अधिकारों को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, इसके अलावा और भी यदि आप कुछ लिखना चाहें तो यहां पर आप ये भी लिख सकते हैं कि फंडामेंटल राइट्स स्थायी नहीं है, स्थायी नहीं, नहीं है। कैसे, मूल संविधान में ये 7 थे, मूल संविधान में कितने थे, 7 थे।
क्या लिखोगे? देयर वर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स in original constitution of India, but currently there are only 6 fundamental rights. मतलब ये स्थायी नहीं है, संसद के द्वारा इनको समाप्त भी किया जा सकता है। और लास्ट में ये लिख दोगे द फंडामेंटल राइट्स कैन अमेंडेड या द फंडामेंटल राइट्स कैन अमेंड बाय द पार्लियामेंट फॉर द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता है। बट याद रखें, जब आप मूल अधिकारों का संशोधन कर रहे हो, ऐसा करते समय बेसिक स्ट्रक्चर का वायलेशन नहीं होना चाहिए। okay? मतलब ये भी क्वेश्चन आ गया कि क्या मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है? यस, एब्सोल्युटली। मूल अधिकारों को अमेंड किया जा सकता है, किसके द्वारा? बाय द पार्लियामेंट। पूछा जाए कौन से प्रायोरिटी में है, तो स्टार्टिंग में तो, और स्टार्टिंग में भी यही कहा गया, लास्ट में भी यही कहा गया। चाहे आप चंपकम दोरायराजन के मामले को उठा लीजिए, और चाहे आप आखिरी में जाकर मिनर्वा मिल्स का केस उठा लीजिए, हर जगह बात एक ही है कि फंडामेंटल राइट्स आर प्रायर, मूल अधिकार प्राथमिक है। लेकिन मूल अधिकारों के प्राथमिक होने का मतलब ये नहीं है कि इनमें हम बदलाव नहीं कर सकते, हम इनमें चेंजेस नहीं कर सकते। The Parliament can amend the fundamental rights for the implementation of the directive principle of state policies. मूल अधिकारों के लागू करने के लिए, सॉरी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। बट पार्लियामेंट कैन इंश्योर, ठीक है, पार्लियामेंट को क्या करना पड़ेगा? इंश्योर करना पड़ेगा। पार्लियामेंट विल हैव टू इंश्योर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन will not be disturbed. जो संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, जो केस वन भारती वर्सेस केरला स्टेट के केस में आया था, ऐसा करते समय, फंडामेंटल राइट्स में अमेंड करते समय, आपके मूल अधिकारों को अमेंड करते समय, आपके संविधान की आधारभूत संरचना पर किसी प्रकार का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये बात आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है। कोई दिक्कत यहां तक? मुझे नहीं लगता कोई परेशानी आपको होगी। आगे चल, अब यहां पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अगला पार्ट हमारा जो हमने यहां पर देखा था, इस यहां पे यदि हम देखें तो हमने विशेषताएं हमको समझनी थी, हमको महत्व समझना था, और महत्व के साथ साथ हमको क्या समझना था? विशेषताएं, महत्व, और उसके साथ साथ हमको सीमाएं देखनी। तो विशेषताएं हमने देख ली, अब हमको क्या बात करनी है? अब हमको आपसे बात करनी है फंडामेंटल राइट्स के आपके महत्व पर। इंपॉर्टेंस क्या है? व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स? मूल अधिकारों का महत्व क्या है? जब हम मूल अधिकारों के महत्व की बात करते हैं, तो महत्व की बात करते समय हमको क्या चीजें देखने को मिलती हैं? ठीक है, जब हम मूल अधिकारों के महत्व की बात करते हैं, तो महत्व की बात करते समय हमको यहां पर क्या देखने को मिलता है? यहां पर आप देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स के इंपॉर्टेंस में पहली चीज हम कह रहे हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जब भी आप कोई चीज लिखें, आर्टिकल्स का सहारा जरूर लीजिए। पहली चीज वो क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंस ऑफ फंडामेंटल राइट्स में यहां पर यदि हम बहुत अच्छे तरीके से और समझने की कोशिश करें, तो यहां पर हम एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, इस सर्कल के बेसिस पर चीजें हम समझेंगे। क्या कह रहे हैं? इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। चलो, यहां पर क्या लिखना है? इंपॉर्टेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। पहली चीज, इट्स इंश्योर द पर्सनल लिबर्टी। पहली चीज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करता है, और ऐसा करते समय आप ब्रैकेट में आर्टिकल भी मेंशन कर दें, आर्टिकल 21। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा और देखने की बात करें यदि हम, तो यहां पर क्या पाते हैं हम लोग? समाज के व्यापक हितों के लिए, ठीक है, फॉर द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ सोसाइटी।
यूजफुल फॉर द वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी, समाज के व्यापक हितों के लिए है ये, समाज के व्यापक हितों के लिए आपके फंडामेंटल राइट्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, उसके बाद लोकतंत्र का आधार है, यूजफुल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। ये चीज आप यहां पर क्या करोगे, मेंशन करोगे, क्या करोगे, ये चीज आप यहां पर मेंशन करोगे, यूजफुल, यूजफुल या लिख सकते हो इसेंशियल, इसेंशियल वर्ड यूज किए, इसेंशियल फॉर द एस्टैब्लिशमेंट यूज essential for the establishment of the political democracy। राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में क्या है, इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल है। ठीक है, राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना में क्या है, इसेंशियल। ठीक है, उसके अलावा अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण करता है, अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण में क्या है, सहायक, हेल्पफुल फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज, आर्टिकल 29 एंड 30 यूज कर लीजिए, अनुच्छेद 29 और 30 ये चीज यूज कर लीजिए। ठीक है, और चीज यदि हम देखें यहां पर, और चीजें यदि हम देखने का प्रयास करें तो आप यहां पर क्या पा रहे हो, विधि के शासन को स्थापित करता है, एस्टैब्लिशमेंट क्या करते हैं, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन। क्या लिखोगे, आर्टिकल 14। ठीक है, अगला न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत करता है, न्यायिक समीक्षा का आधार प्रस्तुत करता है, आर्टिकल 13 सब क्लॉज 2। अगली चीज एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए जरूरी है, क्या लिखा हमने, इसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजन, नागरिकों के संपूर्ण विकास के लिए क्या है, जरूरी है। ठीक है, अगला क्या लिखेंगे, प्रस्तावना में, प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता एवं समानता, स्वतंत्रता एवं समानता जैसे आदर्शों को स्थापित करने में सहायक, करने में सहायक। अब क्या लिखोगे, द फंडामेंटल राइट्स आर हेल्पफुल टू एस्टैब्लिश द आइडियल्स लाइक लिबर्टी एंड इक्वलिटी इन द प्रीएम्बल। जो आपने आदर्श लिख रखे हैं प्रस्तावना में, स्वतंत्रता है, समानता है, उन स्वतंत्रता एवं समानता जैसे आदर्शों को यदि रियलिटी में आप फुलफिल करना चाहते हो, देन वहां पर आपके यूजफुल होंगे क्या, फंडामेंटल राइट्स। विदाउट फंडामेंटल राइट्स, without the existence of the fundamental rights, we cannot establish liberty and equality in the society. If we really want to establish the liberty and equality, ideals like equality and liberty in the society, then there is an important role of the fundamental rights। मूल अधिकारों का वहां पर एक अलग ही रोल होगा। ठीक है, और क्या कर सकते हैं भाई, यहां पर कुछ और देख सकते हैं, सामाजिक न्याय और समानता सुनिश्चित, सोशल जस्टिस।
ठीक है, तो यहां पर ये भी लिख सकते हैं सोशल जस्टिस, सोशल जस्टिस सामाजिक न्याय के लिए भी इंपॉर्टेंट है। अलग से लिख दीजिएगा आर्टिकल 17, ठीक है, आर्टिकल 16 सब क्लॉज 4, ये कुछ चीजें आप अलग से लिख सकते। तो आपके यदि पॉइंट्स देखेंगे आप, तो पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट यहां से मैं देख लूं यदि, तो तीसरा पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट हो गया, पांचवा पॉइंट हो गया, ठीक है, छठा पॉइंट हो गया, सातवां पॉइंट हो गया, आठवां पॉइंट हो गया और 9वां पॉइंट। ये 9 पॉइंट्स आप लोगों ने यहां पर क्या कर लिए, ऐड कर ली, जिसके बेसिस पर आप मूल अधिकारों के इंपॉर्टेंस को या सिग्निफिकेंस ऑफ द फंडामेंटल राइट्स को बहुत अच्छे तरीके से यहां पर क्या कर सकते हैं, उसको समझ सकते हैं और उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं इन द एग्जामिनेशन। आपके एग्जाम में यदि इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं तो वहां पर बहुत अच्छे तरीके से आप उनका प्रयोग कर पाओगे, बहुत अच्छे तरीके से उनको आप वहां पर यूज कर पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अलग है, ठीक है, सारी वो चीजें ही यहां पर आपको बताई गई हैं, ठीक है, जो आप कहीं ना कहीं ऑलरेडी पहले ही डिस्कस कर चुके हो। बहुत आसान चीजें हैं जिनको आप बहुत आसान तरीके से याद कर सकते हो और उनको एग्जाम में क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, ठीक है। तो हाँ, यहां पर जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि 3 चीजें हमको समझनी है। एक तो हमको समझनी थी क्या, विशेषताएं, ठीक है, तो विशेषताएं हमने सबसे पहले समझी, विशेषताओं के बाद हम लोगों ने महत्व समझा और महत्व के बाद अब हम चलेंगे किसकी तरफ, सीमाओं की तरफ। क्रिटिसिज्म और द लिमिटेशंस ऑफ फंडामेंटल राइट। क्रिटिसिज्म करता है, सीमाएं भी हम देखते हैं, लिमिटेशंस। तो जब हम लिमिटेशंस की बात करते हैं, हम जब क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, तो पहली क्रिटिसिज्म हमको दिखाई देती हैं वाइड बाउंड्रीज, व्यापक सीमाएं, बहुत सारे लिमिटेशंस। बाउंड्रीज की जगह आप लिमिटेशंस लिख दीजिए, लिमिटेशंस लिख दीजिए, क्या यूज कर दीजिए, लिमिटेशंस, ठीक है। अब जब हमारे पास यहां पर लिमिटेशन की बात आई, किसकी बात आई, क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। क्रिटिसिज्म ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, तो पहली चीज आपने क्या बताया है, वाइडर लिमिटेशन, सीमाएं, व्यापक, कौन कौन सी सीमाएं भाई, आप लिख दो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, ठीक है, सस्पेंशन है ड्यूरिंग इमरजेंसी के कारण भी क्या होता है, और क्या है, यहां पर आप लिख सकते हैं कि इसको क्या किया जा सकता है, एमेंडेबल है, ठीक है, और क्या लिख सकते हो, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, सस्पेंशन है, एमेंडेबल हैं, ठीक है, बहुत सारी चीजें यहां पर क्या बता रही हैं, लिमिटेशंस बता रही हैं। दूसरी चीज, लैक ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, क्या बताओगे, सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का अभाव है, आर्थिक अधिकारों का अभाव है, देयर इज अ लैक ऑफ द सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स। सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों का क्या है, क्या है ही नहीं वो, ठीक है। फिर क्या, लैक ऑफ क्लैरिटी, लैक ऑफ क्लैरिटी, स्पष्टता की कमी, स्पष्टता की कमी, ऐसा क्यों भाई, जब हम स्पष्टता की कमी की बात करते हैं तो यहां पर कई ऐसे वर्ड हैं, लाइक लोक व्यवस्था, तो हम पब्लिक ऑर्डर कहते हैं, ठीक है, लाइक पब्लिक ऑर्डर,
ठीक है, लाइक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, क्या क्या कहा यहां पर, आप स्पष्टता की कमी में आप क्या क्या चीजें ऐड कर सकते हो, पब्लिक ऑर्डर, रीजनेबल, रिस्ट्रिक्शन, माइनॉरिटीज, ऐसे कुछ वर्ड हैं जो समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, मतलब कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही उसको यूज कर सकता है ज्यादा अच्छे तरीके से। और ऐसा तो है नहीं कि फंडामेंटल राइट सिर्फ और सिर्फ उनके लिए जो पढ़े लिखे, फंडामेंटल राइट तो सबके लिए है। तो ये वर्ड्स डिस्टर्ब कर रहे हैं, लैक ऑफ क्लैरिटी यहां पर आपको दिख रही, स्पष्टता का अभाव दिख रहा है। क्या दिख रहा है, स्पष्टता का अभाव आपको दिखाई दे रहा है। अब स्पष्टता का अभाव दिख रहा है सर, तो उसके अलावा और भी कुछ लिमिटेशंस है क्या? एक तो हमने देख लिया कि भाई लिमिटेशंस बहुत सारे हैं, ठीक है, लैक ऑफ क्लैरिटी है, सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स क्या है, एब्सेंट है, फिर क्या है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी है, स्थिरता का अभाव है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी, क्या लिखोगे, लैक ऑफ स्थिरता का अभाव, ठीक है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी। जब हम स्थिरता के अभाव की बात कर रहे हैं तो यहां पर आप बताओगे, यहां पर कौन सी वाली यूज करोगे, यहां पर यूज करोगे देयर वर टोटल 7 फंडामेंटल राइट्स इन द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बट करंटली देयर आर 6 फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आप बताओगे कि पहले यहां पर 7 मूल अधिकार थे परंतु वर्तमान में 6 ही मूल अधिकार आपको दिखाई देते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकारों को समाप्त भी कर सकती, परंतु यह ध्यान रखना होगा कि मूल अधिकारों में संशोधन करते समय बेसिक स्ट्रक्चर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए हमने 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से उठाकर अनुच्छेद 301 के तहत हमने उसको लीगल राइट या कानूनी अधिकार बना दिया है। ठीक है, दूसरा क्या लिखोगे, सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, सस्पेंशन सस्पेंशन ड्यूरिंग इमरजेंसी, यहां पर दोनों यूज कर लोगे 358 और 359, ये दोनों बता दोगे, पीछे आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ। तो यदि हम देखें तो यहां से शुरू करो पहला, ठीक है, इसके बाद यहां से शुरू किया था आपने पहला, ठीक है, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ठीक है, ये हो गया चौथा, ठीक है, और ये हो गया पांचवा। 5 पॉइंट अभी तक आपने देखे कि सस्पेंशन हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जब भी इमरजेंसी आती है तो आपके मूल अधिकारों को क्या कर दिया जाता है, सस्पेंड कर दिया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद और आगे यदि हम बढ़े तो यहां पर बताइएगा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है, महंगा उपचार, ठीक है, आप यहां पर क्या बताओगे, आप यहां पर बताओगे कि अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट प्रोवाइड द गारंटी टू आवर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, each and every person have a right to approach the court in case of the violation of the fundamental rights। मूल अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में हर एक व्यक्ति के पास अनुच्छेद 32 आपको सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है एंड डायरेक्ट अप्रोच टू द कोर्ट, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं, न्यायालय को आप डायरेक्ट अप्रोच कर सकते हैं। बट आवर जुडिशियल सिस्टम, हमारा जो न्यायिक तंत्र है, हमारा ये न्यायिक तंत्र क्या कह रहा है, हमारा ये न्यायिक तंत्र बहुत महंगा है, उपचार हमारे जो मूल अधिकार हैं कोर्ट तक एक तो एक्सेस नहीं है, एक्सेस है तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल नहीं है, बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ हैं, पेपर वर्क बहुत सारे, और भारत जैसे देश में 68.8% पीपल्स
आर रिजाइड इन द रूरल एरियाज, और वो जो रूरल एरिया का रेजिडेंट है उस व्यक्ति को दिल्ली तक पहुंचना, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचना उसके लिए एक लगभग असंभव सी बात है। तो महंगा उपचार है, एक्सेस नहीं है, बहुत ज्यादा क्या है फॉर्मेलिटीज हैं। हमारे देश में राइट टू इक्वेलिटी के नाम पर, सॉरी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज के नाम पर ये बात तो कह दी गई, लेकिन वास्तव में जो नागरिक हैं उनका न्यायालय तक पहुंच अभी भी सुनिश्चित नहीं हो पाई, खासकर रूरल एरियाज के नागरिक। और रूरल एरियाज में आज भी अप्रोक्सीमेटली 3/4 पीपल्स, according to the census of 2011, 68.8% पीपल्स रूरल एरियाज पर ही रहते हैं। ठीक है, अगली चीज की यदि हम बात करें, एक और यदि हम देख लें यहां पर, आपका जो फंडामेंटल राइट्स है, उन फंडामेंटल राइट्स में और क्या कमी आपको दिखाई देती है। तो उन फंडामेंटल राइट्स में आपको जो कमी दिखाई देती है वो ये दिखाई देती है कि निवारक निरोध, ठीक है, एक प्रकार से विवेकाधीन अधिकार दे दिया गया है। प्रिवेंटिव डिटेंशन कन्फर्स डिस्क्रिशनरी राइट्स। ठीक है, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर प्रिवेंटिव डिटेंशन कन्फर्स डिस्क्रिशनरी राइट। मतलब आप देखते हैं कि प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, निवारक निरोध के नाम पर किसी भी व्यक्ति को कभी भी उठा ले जाए। मतलब आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण है, और वहां पर दो प्रकार के डिटेंशन है। एक तो पनिटिव डिटेंशन है कि किसी को सजा के आधार पर उसको डिटेन किया गया है, तो वहां पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब आप अपराध ना कर पाओ इसलिए आपको रोका जा रहा है। मतलब शंका है प्रशासन को कि आप कुछ गड़बड़ कर सकते हो, तो आपको एक एहतियात के लिए आप वो क्राइम ना करें, वो अपराध ना करें, वो गड़बड़ ना करें, उसके पहले ही हम आपको क्या कर रहे हैं, प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हुए आपको डिटेन कर ले रहे हैं। तो ये जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर ये डिस्क्रिशनरी राइट दे दिया गया है, इट्स टोटली अगेंस्ट द पर्सनल लिबर्टी। ये पूरी तरीके से आपके पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। ये क्या है, पूरी तरीके से आपकी पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट है। तो पर्सनल लिबर्टी के अगेंस्ट होने के कारण जब हम ये कह रहे हैं कि द प्रिवेंटिव डिटेंशन कन्फर्स द डिस्क्रिशनरी राइट टू प्रिवेंट एनी टू डिटेन एनी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल को आप सिर्फ इस आधार पर गिरफ्तार कर रहे हो कि वो अपराध ना करने पाए, तो ये चीज कहीं ना कहीं व्यक्ति की पर्सनल लिबर्टी को क्या कर रही है, डिस्ट्रॉय कर रही है। इस कारण से यहां पर मूल अधिकारों की आलोचना की जाती है। अब आपका जो क्वेश्चन हो जाएगा कि फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिकली एग्जामिन कीजिए। तो फंडामेंटल राइट्स को क्रिटिकली एग्जामिन करते समय या कुछ ऐसा आ गया कि फंडामेंटल राइट्स सिर्फ और सिर्फ देखने के लिए, रियलिटी में कुछ नहीं है, तो उसमें भी आपको यही लिखना है। और लिखते समय आखिरी में आप इसको क्या करोगे, पॉजिटिव नोट पर खत्म करोगे। कभी भी क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट्स पर क्रिटिसिज्म लिख के ऐसे नहीं छोड़ देना है। आपको लिखोगे इन आलोचनाओं के बावजूद, इन विभिन्न प्रकार के सीमाओं और विभिन्न प्रकार की आलोचनाओं के बावजूद फंडामेंटल राइट्स व्यक्ति के संपूर्ण या व्यक्ति के एक ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए क्या है, जरूरी है। व्यक्ति के भौतिक, नैतिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, एंड द फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द इंक्लूसिव डेवलपमेंट ऑफ द सिटी, व्यक्ति के समावेशी विकास के लिए जरूरी है। ठीक है, और वहां पर आप लिख दोगे, अंग्रेजी में भी लिखोगे कि अपार्ट फ्रॉम दीज क्रिटिसिज्म द फंडामेंटल राइट्स आर एसेंशियल फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द सिटीजंस लाइक स्पिरिचुअल डेवलपमेंट,
physical development, ethical development, and intellectual development. Fundamental rights protect the rights of the minorities, protect the personal liberty, ensure the social justice, and many more. फंडामेंटल राइट्स क्या करते हैं? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करते हैं। फंडामेंटल राइट्स सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। फंडामेंटल राइट्स बैकवर्ड क्लासेस, महिलाओं, बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करते हैं और इन सब के अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए एक समावेशी विकास को पोषित करते हैं। एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट को क्या कर रहे हैं? प्रमोट कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? कंक्लूजन लिखोगे और कंक्लूजन के आधार पर आपकी आज के सेशन में हम लोगों ने सामान्यतः 3 प्रश्न देखे। ठीक है, क्या देखा हमने? हमने सबसे पहले देखा, जो आपसे पूछा जाएगा, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों की विशेषताएं क्या है। तो याद रखिएगा, हम लोग क्या लिखना शुरू करते हैं? हम लोग लिखना शुरू करते हैं मूल अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं। मूल अधिकार 12 से 35 तक दिए गए हैं। मूल अधिकार अमेरिका से लिए गए हैं। इट्स नॉट, दीज आर नॉट द कैरेक्टरिस्टिक, ये विशेषताएं नहीं है, ये विशेषताएं नहीं है। मैं पूछ रहा हूं कि मेरी विशेषताएं बताओ और आप मुझे मेरा नाम बता रहे हो। मेरा नाम मेरी विशेषता थोड़ी है, मेरा नेचर बताना है आपको। आपसे कोई पूछे भैया अपने अंदर की विशेषताएं बताओ, बोलो मेरा नाम ये है, मैं यहां रहता हूं और मैं यहां से आया हूं। इट्स नॉट योर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये आपकी विशेषताएं नहीं है, आपका परिचय है, आपका एक इंट्रोडक्शन है। आप कितने बहादुर हो, आपके पास जब कोई ऐसा सिचुएशन आता तो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, आप सोसाइटी के बारे में क्या सोचते हो, सोसाइटी पर आपका इंपैक्ट क्या है, दैट इज योर कैरेक्टरिस्टिक, दैट्स आर योर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये चीजें आपको लिखनी है कि फंडामेंटल राइट्स का सोसाइटी पर क्या इंपैक्ट है, फंडामेंटल राइट्स कब कब अवेलेबल हैं, कब उनको सस्पेंड किया जा सकता है, किस तरह का नेचर है उनका, किसके लिए हैं, दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक। तो इस क्लास में हम लोगों ने कैरेक्टरिस्टिक समझा, इंपॉर्टेंस समझा और उसके साथ साथ लिमिटेशंस को भी बहुत बेहतर तरीके से हम लोगों ने समझने का प्रयास। ठीक है, तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही। ठीक है, आज की क्लास में इस द्रोण सीरीज के लेक्चर में हम लोगों ने मूल अधिकारों के महत्व, मूल अधिकारों की सीमाएं और मूल अधिकारों की विशेषताओं को समझा है। ठीक है, अगले लेक्चर में, द्रोण सीरीज के अगले लेक्चर में हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड क्वेश्चंस को देखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, और वहां पर एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे आपके संदर्भ में, द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज। आपको फिर से बता दें कि हमारा जो लाइव प्री प्लस मींस निश्चय फाउंडेशन बैच है ऑलरेडी 7 अप्रैल से स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, इफ यू वांट टू ज्वाइन द निश्चय फाउंडेशन बैच नंबर 10, ठीक है, देन आपको क्या करना है, स्टडी आईक्यू की वेबसाइट पर जाना है, स्टडी आईक्यू का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, दो में से कोई भी कुछ भी कर सकते हैं आप, और उसके बेसिस पर आपको वहां पर स्टेट पीसीएस लाइव प्री प्लस मींस जो हमारा निश्चय फाउंडेशन बैच है उसको एक्सप्लोर करना है, अपने स्टेट को सेलेक्ट करना है, दैट इज हरियाणा, और हरियाणा स्टडी आईक्यू कोर्स को, हरियाणा पीसीएस के कोर्स को आप कह सकते हैं इनरोल कर सकते हैं। इनरोल करते समय मेरा कोड यूज करिएगा, दैट इज ANJ लाइव, जो आपको स्क्रीन पे नीचे दिखाई दे रहा है, इसके साथ ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम डिस्काउंट को अवेल करने के लिए मेरा कोड जरूर यूज करें, दैट इज ANJ लाइव। हम लोग आपसे मिलेंगे कल दोपहर में 12 बजे आपकी कुरुक्षेत्र सीरीज के साथ अगले टॉपिक पर। ओके, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।